यस, साइलेंट। फर्स्ट लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने बात करी व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको बोला कि ये जो देश की इकोनॉमिक्स है, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होती है एट द लेवल ऑफ अ कंट्री, ऐसी इकोनॉमिक्स जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है बेटा एट द लेवल ऑफ अ कंट्री। मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, पढ़ा था कि नहीं? उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हम देश के लेवल पर देखते हैं, या मैं बोलूं एट द लेवल ऑफ कंट्री देखते हैं, तो ऐसी इकोनॉमिक्स को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब 1991 में देश में इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते भारत फाइनेंशियली बैंकरप्ट बनने वाला था, बोलो हाँ या ना? तो उस समय जो 3 बड़े चेंजेस किए गए, जिसको आप 12th क्लास में इंडियन में भी पढ़ोगे, और बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पर भी आप इसे पढ़ोगे। और वो 3 बड़े चेंजेस हुए। सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड पर लगे हुए टैक्सेस को हटाया गया या कम किया गया, ताकि ब्रिटिशर्स ने जो हमें नुकसान पहुंचाया था, इंडियन इकोनॉमी इतना पीछे थी 1947 से 1991 तक, उसको एक रफ्तार मिल सके और देश में डॉलर आ सके। तो सबसे पहले जो टैक्सेस को कम किया, या आप कह सकते हो टैक्सेस को हटाया, उसको बोला गया लिबरलाइजेशन। क्या बोला गया? लिबरलाइजेशन। दूसरा बड़ा चेंज जो किया गया वो था कि जितनी कंपनीज जो कि पहले प्राइवेटली ओन्ड थी, जो कि पहले पब्लिकली ओन्ड थी, इनको पहले सरकार नहीं चला पा रही थी, जो लॉसेस में थी, उसमें से एक मुख्य कंपनी हिंदुस्तान जिंक उदयपुर में, उसको बेच दिया गया टू प्राइवेट पर्सन। और आज वो कंपनी उदयपुर की टॉप अर्निंग कंपनी है। उस समय लॉस में थी। अभी एक दिन ऐसा होगा कि किसी दिन बीएसएनएल भी जियो ले लेगा। कौन ले लेगा? जियो। तो जितनों की बीएसएनएल में सरकारी नौकरी है, वो प्राइवेट जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस रिफॉर्म को बोला गया प्राइवेटाइजेशन। क्या बोला गया? प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा बड़ा रिफॉर्म जो कि किया गया, जब एमएनसीज भारत में आई मित्रों, तो उससे हमारे और दूसरे देशों के बीच की ट्रेड, व्यापार, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने लगा। और इन तीनों रिफॉर्म को किस इकोनॉमिक्स के अंदर डाला गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो तीनों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन किसी इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या किसी एक प्रोड्यूसर, या किसी एक कंज्यूमर, या किसी एक मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, पूरे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व किया मित्रों। इसलिए इसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई बात समझ? कोई डाउट? दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमारे नेशनल इनकम में भी काम आएगा, उसका नाम है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको अभी आगे फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है, या ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, उन गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि इंटरमीडिएट गुड्स के 2 चेक होते हैं, या तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो, नहीं तो इनको आगे आप फर्दर कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे गुड्स को हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। आई बात समझ? मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक स्कूल ने चौक परचेस करी है, डस्टर परचेस किया है, तो चौक एंड डस्टर आर यूज्ड इन गिविंग लेक्चर्स, chalk and duster are used in taking the class, so that is used in production process of lecture. So that goods is a intermediate goods, that good is a intermediate goods. और फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिनको आगे और फर्दर कन्वर्ट किया नहीं जा सकता,
या मैं जिनको आगे फर्दर सेल करूंगा। क्या करूंगा बोलो? फर्दर सेल। अभी जो हम ये लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि शाम को लाइव होगा, ये एक कोर्स का पार्ट बन रहा है। न्यू सेशन की इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं जिनको हम सेल करेंगे, ये उसका फर्स्ट बेसिक लेक्चर है। तो बताओ ये लेक्चर कौन सा गुड है, इंटरमीडिएट या फाइनल? लेक्चर कौन सा गुड है? फाइनल गुड। लेकिन ये लेक्चर में जो माइक यूज हो रहा है, जो आईपैड यूज हो रहा है, जो प्रोजेक्टर से आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट गुड। इज इट क्लियर? लेक्चर आगे फर्दर सेल होगा। क्या रोमिल सर इस प्रोजेक्टर को थोड़ा ना उतार के बेचेंगे वापिस? सो दिस प्रोजेक्टर इज अ इंटरमीडिएट गुड एंड लेक्चर इज अ फाइनल गुड्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दूसरी बात जो कि हमको इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का डिफरेंस क्लियर करने में हेल्प करती है, वो है एक 10th क्लास का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत आसानी से आपने वहां पर पढ़ा होगा, पर लेकिन स्कूल में पढ़ा था, मुझे नहीं लगता आसानी से पढ़ा होगा, तो मैं पढ़ाता हूं कि मान लो एक किसान है। मान लो कौन है? एक किसान। अब ये जो किसान है, ये बोर्ड का सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, कॉन्सेप्चुअल भी आता है। और ध्यान सुनना, मान लो एक किसान है, कौशल मांडवरा, ठीक है। अब इस कौशल मांडवरा ने उगाई वीट। क्या हो गई बेटा? वीट। कौशल मांडवरा ने उगाई वीट, क्या हो गई? गेहूं। और गेहूं बेची एक आटा चक्की वाले को। किसको बेची? आटा चक्की वाला, फ्लोर मिल। आटा चक्की वाला गेहूं से क्या बनाएगा? गेहूं से आटा बनाएगा, गेहूं से सोना तो बना नहीं सकता। तो ठीक है, आटा चक्की वाले ने बनाया आटा। क्या बनाया? और जब गेहूं बेची गई थी, जब ये गेहूं बेची गई थी 10 रुपए किलो में बेची गई थी, और आटा जो बिका वो बिका 12 रुपए किलो में। कितने रुपए किलो में बिका बेटा? 12 रुपए किलो में क्या बेचा? आटा। और फिर आया एक और व्यक्ति इस पिक्चर में, जिसका नाम है रितेश। रितेश की है एक बेकरी। क्या है? बेकरी। और बेकरी वाला आटे से क्या बनाएगा बोलो? मान लो इसने बनाए बिस्किट्स। क्या बनाए? बिस्किट्स। और बिस्किट्स मार्केट में बेचे इसने 20 रुपए पर पैकेट। कितने बेचे बोलो? 20 रुपीज पर पैकेट में बिस्किट बेचा। मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कौन से गुड इंटरमीडिएट है और कौन से गुड्स फाइनल है? वीट। वीट इंटरमीडिएट है, आटा और बिस्किट। बिस्किट कौन से गुड्स है? यहां पर एक बात देखने वाली ये है कि जब देश की नेशनल इनकम निकलेगी, जब देश की निर्मल, प्लीज 11 तक हमने आपको धक्का देके भेजा है, आगे नहीं जा पाओगे, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ। हाँ, तो बिस्किट बिके 20 रुपए पर पैकेट में। कितने रुपए पैकेट में बिके बिस्किट? 20 रुपए पर पैकेट में बिस्किट बिके। ये देश जानना चाहता है कि देश की नेशनल इनकम 20 रुपए होगी या 10 + 12 + 20 होगी? कितने लोग 20 के साथ है? हाथ खड़ा करें। देश की नेशनल इनकम 20 रुपए होगी, मतलब मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या देश की नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे?
या इंटरमीडिएट प्लस फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे? सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेंगे मित्रों। ऐसा आपने 10th क्लास में पढ़ा था जब आपने पढ़ा था जीडीपी। क्या पढ़ा था? जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी is the final value of goods and services produced in the economy in a year. इस पूरे ट्रांजैक्शन में फाइनल गुड्स क्या है? बिस्किट। और इसके पीछे एक पॉइंट आपने भी जरूर समझना है कि बिस्किट की वैल्यू में आटे की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, और आटे की वैल्यू में गेहूं की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। ये 12th का एमसीक्यू है। Is it clear? So, what we want to conclude? We want to conclude that while differentiating between intermediate goods and final goods, there is one more point of difference. फाइनल गुड्स की वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड होती है और इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू जीडीपी में इंक्लूड नहीं होती है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि बोलो क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी क्या है? बोलो इंक्लूड है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया अच्छे से? कॉपी दिस एग्जांपल। जहां पर आपने इंटरमीडिएट और फाइनल लिखा वहां पर इस चार्ट को बनाओ और ये तालियां अपनी बननी चाहिए। यहां कोई मुजरा नहीं हो रहा। कंट्रोल में बैठो। 12th क्लास में आ गए हो, आगे जा नहीं पाओगे नहीं पढ़े तो। साफ बता रहा हूं। अब नाम लेके बोलूंगा किसी इसको धक्के पड़े फिर बेइज्जती होगी खुद की। कॉपी दिस एग्जांपल एवरीबॉडी। फिर मैं इसका कंक्लूजन लिख पा रहा हूं, फटाफट से कॉपी करेंगे। ये डेटा बना करके ऐसे कई डेटा हम बनाएंगे अब, ठीक है? मतलब जो भी है, ठीक है? आर्ट बना करके आपको इसके नीचे कॉन्सेप्ट लिखना है। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है बताओ? अभी आपने पढ़ा है कि जीडीपी में कौन सी वैल्यू होती है? किसकी वैल्यू होगी? फाइनल गुड्स की वैल्यू होगी। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू से हमारा कोई वास्ता? सिर्फ बिस्किट की वैल्यू लेंगे क्योंकि बिस्किट की वैल्यू में आटे की वैल्यू और आटे की वैल्यू में गेहूं की वैल्यू इंक्लूड है। बोलो हाँ या ना? इसलिए बहुत जरूरी है गुड्स का डिफरेंस करना बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में जाएगा, जीडीपी में जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब बताओ कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। हाँ या ना? अरे कोई डाउट? राइट डाउन कॉन्सेप्ट। हाँ लिखो, ओनली फाइनल गुड्स value is included, only final goods value is included in GDP calculation because, बोलो रीजन क्या है सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू लेने का? क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्लूड होती है। बिकॉज फाइनल गुड्स इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। Because final goods include the value of intermediate goods. बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ अच्छे से? कॉपी। इस कॉन्सेप्ट को उतारेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कल एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपने एक पार्ट लिखा था, चौक परचेज बाय स्कूल। आज उसमें हम 5-6 एग्जाम्पल लिखेंगे। बोलो कोई डाउट? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? कॉपी एवरीबॉडी।
क्वेश्चन लिखेंगे 6 मार्क्स क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन अब तक के कॉन्सेप्ट पर। राइट डाउन गिविंग रीजंस, गिविंग रीजंस, क्लासिफाई द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के क्लास में करेंगे जैसे हमेशा करते थे 11th में भी, और आपको अभी थोड़े दिन में बोल दिया जाएगा कि आप अपना 12th की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो जमा करें। ठीक है, वो करते ही आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो तब तक पैसे दे देना, मैं बुक्स दे दूंगा आपको, फिर उन बुक्स से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलो राइट डाउन। तब तक मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो गिविंग रीजंस, गिविंग रीजंस क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स। ऊपर आपको लिखा है गिविंग रीजंस। ओके, 6 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, अ रेफ्रिजरेटर purchased by household। अभी आपको फाइनल आंसर नहीं बताना है, क्वेश्चन 6 मार्क का है, तो 6 मार्क के क्वेश्चन को जो लोग नए स्टूडेंट भी आए हैं उनको भी आपको पता है, पढ़ना चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर जैसे हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट, मैंने कहा तालियां नहीं बजानी है जब तक पूरी क्लास खत्म नहीं हो। A refrigerator purchased by household, concept analysis conclusion, तीनों 6 मार्क के लिए। Then wood used for, wood used for making dining table by carpenter, by carpenter, and C, air conditioner purchased by a builder for his office। Okay, these are the 3 questions. You have to classify it into intermediate goods or final goods। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर हमेशा जिनको पहले पता है वो तो जानते ही हैं, आप लोग को बता रहा हूं जिनको नहीं पता, आंसर कभी भी साइड में नहीं लिखते, आंसर नंबर हमेशा से बीच में लिखते हैं कॉपी के। ठीक है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट को आप पॉइंट वाइज लिखें। फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड, हेडिंग लगाएंगे, एक्सप्लेन करें। दोस गुड्स, ऐसे गुड्स विच आर इन द, कल क्या लिखाया था बताओ, विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस, और फॉर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में या तो यूज हो या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में हो, आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स। पॉइंट नंबर बी,
final goods, those goods which, जो कि प्रोडक्शन लाइन के बाहर जा चुके, अरे हाँ या ना, which have crossed the boundary line of production, ऐसे गुड्स जो कि प्रोडक्शन लाइन के बाहर हैं, those goods which have crossed the boundary line of production or are held for resale, जिनको आप आगे बिजनेस में बेच दोगे, held for resale, are called as final goods, are called as final goods. ये कॉन्सेप्ट के, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिखने के 3 मार्क्स है, 6 में से 3 मार्क, आधे मार्क्स 50% सिर्फ किसके, कॉन्सेप्ट के। देन कॉन्सेप्ट के बाद में हम लोग लिखते हैं एनालिसिस, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना बड़ा कोई केस समझाने लायक है नहीं, तो हम इसके एनालिसिस एंड कंक्लूजन साथ में लिखेंगे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। यहां तक एक बार लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू above concept explained, we conclude that, अरे समझ में आ रहा है सबको? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, यहां तक कोई तकलीफ? अब आपको क्वेश्चन 3 पॉइंट पे दिया है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन भी 3 पॉइंट पे, क्लियर? पॉइंट वाइज ऐसे क्वेश्चन दिया, वैसे ही पॉइंट वाइज कंक्लूजन। 11th में भी अपन ने ऐसे पैटर्न को सीखा था, लेकिन 12th में इसी को फॉलो करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो 6 मार्क के लिए लिखने के लिए कंटेंट कम है। इन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स का कॉन्सेप्ट पूछा है 6 मार्क्स के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कॉपी को 100 में से 100 वाले तो दिखानी पड़ेगी। इसका सीबीएसई का सजेस्टेड ऐसा ही है, डायरेक्ट पॉइंट नंबर 1, इट इज अ फाइनल गुड, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट एनालिसिस करके ना सिखाता है, ना कॉपी चेक करने को वाले को भी पता नहीं होता है। लेकिन जब ऐसी कॉपी 100 में से एक कॉपी में 100 मार्क्स आते हैं, कितनी में से? कई बार तो 500 में से एक कॉपी में 100 मार्क्स आते हैं, तो वो 500 में से एक कॉपी ऐसी होती है। आई बात समझ? आई बात समझ? लिखिए, वी कंक्लूड दैट फर्स्ट पॉइंट, रेफ्रिजरेटर परचेस्ड बाय हाउस होल्ड, बताओ कौन सा गुड्स है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड, आपको सिर्फ ऐसे सोचना है कि रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड, क्या हाउस होल्ड, क्या आप अपने फ्रिज को वापस बेच दोगे? नहीं बेचोगे तो इंटरमीडिएट गुड नहीं हो, ठीक है? तो दैट इज रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है? अगर छोड़ते ने क्वेश्चन में लिखा है कैसा? सेकंड हैंड की बात बाद में करेंगे, अभी क्वेश्चन में लिखा है सेकंड हैंड है, तो बस बात ही खत्म। और रेफ्रिजरेटर परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ फाइनल गुड्स एज इट इज। रेफ्रिजरेटर आपने यूज कर लिया ना, रेफ्रिजरेटर आपने यूज कर लिया, और जिन गुड्स को आप यूज कर लेते हो वो कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। एज इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड, एज इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड, क्योंकि आपको बोला था कि आपको विथ रीजन एक्सप्लेन करना है। बोलो कोई डाउट?
बोलो वुड परचेज बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग डाइनिंग टेबल, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहा है। और मित्रों ऐसा गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है उस गुड्स को अपन क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो इंटरमीडिएट गुड्स। कोई डाउट? वुड परचेज बाय, वुड परचेज्ड बाय कारपेंटर फॉर मेकिंग डाइनिंग टेबल is an intermediate good। बोलो है ना? is an intermediate goods। reason as it is very good used in production process। पॉइंट नंबर 3। चलो 2 मैंने कराया, एक आप कराओ। बताओ एसी परचेज किया एक बिल्डर ने अपने ऑफिस के लिए। वेरी गुड। फाइनल क्यों? अरे बिल्डर एसी थोड़ी बेचता है, बिल्डर ने बिल्डिंग बेचनी है और बिल्डर के ऑफिस में जो एसी यूज हुआ है वो उसने कंज्यूम किया है ना। अरे हाँ या ना? और जो कंज्यूम कर लो वो भी कौन से गुड्स होते हैं? जोर से बोलो। जो कंज्यूम कर लो वो भी कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं ना। यहां पर बच्चा गलती कर सकता है, वो लिखेगा एसी इज इंटरमीडिएट गुड। अरे एसी कहां से इंटरमीडिएट गुड है? बिल्डर साफ लिखा तो है। क्या बिल्डर एसी बेचता है क्या? अरे बिल्डर एसी थोड़ी बेचता है, लेकिन यहां लिखा होता एसी परचेज बाय अ पर्सन हैविंग इलेक्ट्रॉनिक शॉप, तो क्या होता? इंटरमीडिएट होता। बोलो है ना? बोलो कोई डाउट? समझ में? हाँ जी। बिल्डर लिखा है ना, बिल्डर किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट है वो। इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ गुड्स 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 क्या होते हैं? देयर आर थ्री, अगेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट एंड फिक्स्ड एसेट। ओके, एसी परचेज बाय होटल इज अ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट दैट विल स्टडी फर्दर। बोलो कोई डाउट? तो बताओ एसी यूज बाय बिल्डर इन ऑफिस कौन सा गुड है? फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि अरे बिल्डर, ठीक है, बिकॉज चौक फिक्स एसेट नहीं है ना। फिनिश गुड्स इंक्लूड, फाइनल गुड्स इंक्लूड टू थिंग्स, आइदर यू सेल इट, या तो आप उसको रीसेल करो, नहीं तो इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करो। चौक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और फिर आपका फाइनल गुड भी नहीं है। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स के 2 पार्ट होते हैं, एक या तो रीसेल करो नहीं तो इन्वेस्टमेंट की तरह रख रखा है। क्या स्कूल के लिए चौक इन्वेस्टमेंट थोड़ी है? ठीक है, बोलो कोई डाउट? लिखो थर्ड पॉइंट खुद लिख दिया। क्या लिखा? एसी परचेज बाय बिल्डर फॉर हिज ऑफिस इज अ फाइनल गुड एज इट इज यूज्ड बाय हिम, या एज इट इज यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय हिम। बोलो आंसर समझ में आया 6 मार्क्स के लिए? क्लियर? सो दिस क्लियर्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, दोनों गुड्स क्या होते हैं? दोनों गुड्स रीसेल, हाँ होते तो दोनों रीसेल ही है। वीट बेचने, वीट फार्मर भी वीट बेच ही रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अपने को फिर दूसरा चेक वहां पर करना पड़ेगा, इन द प्रोडक्शन लाइन और नॉट। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों चीजें लिखाई हैं, विच आर इन द प्रोडक्शन लाइन और रीसेल। दोनों में से एक भी कंडीशन ओके हुई तो गुड्स विल बी इंटरमीडिएट और फाइनल। इसलिए आप देखो यहां पर कॉन्सेप्ट में भी और लिखा है, और लिखा है ना, और ओके। तो सच गुड्स अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन में क्लियर करके आना पड़ेगा कि आपने इसको इंटरमीडिएट फाइनल क्यों माना है।
अगर आपका रीजन लॉजिकल होगा तो मार्क्स आएंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं, जिसको देने वाले व्यक्ति का नाम है जेएम कीन्स। क्या नाम है? जेएम कीन्स। ऐसे कई नाम हमने माइक्रो में भी पढ़े थे, अल्फ्रेड मार्शल, एच गोसेन, एडम स्मिथ। और इस स्टेटमेंट को जब आप हम बोलेंगे, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम जब बनेंगे, जब कर्व्स बनेंगे, तो उन कर्व्स को बनाने का एक बेसिक कंसेप्ट आज हम बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बात कर रहे हैं बेटा? थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत लॉजिकल बात। एक व्यक्ति जो कि जेएम कीन्स, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोई पिताजी है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के पिताजी तो लगभग बोला जाता है एडम स्मिथ को। इसको बोला जाता है एडम स्मिथ। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता को बोला जाता है जेएम कीन्स। इसको बोला जाता है जेएम कीन्स। और इसी के थॉट को, इस व्यक्ति की सोच को बोला जाता है केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है? केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि जेएम कीन्स इनका नाम था, और इसीलिए इनके इकोनॉमिक थॉट को क्या बोलते हैं? केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसने बहुत लॉजिकल बात की। कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की इनकम बढ़ती है, क्या बढ़ती है? और इनकम से मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई हरप्रीत सर के 5,000 से नहीं है। यहां पर इनकम का मतलब है नेशनल इनकम। क्या मतलब है? जोर से बोलो, इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। जेएम कीन्स ने एक बहुत लॉजिकल बात की। वो कहते हैं कि अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है, क्या होता है? किसी भी कंट्री की अगर नेशनल इनकम बढ़ती है, आप सोचो इनकम बढ़ रही है, दैट मीन्स लोग कंजम्पशन ज्यादा करेंगे। लॉजिकली सोचो, आज इनकम बढ़ेगी, आज मेरी इनकम कम है तो एक ही कार है, अगर इनकम बढ़ेगी तो कार एक से क्या होगी? एक मेरी, एक पापा की, एक वाइफ की, राइट? सो अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ेगा। कहने से कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा बनाना पड़ेगा। अगर कार की डिमांड एक साल में 1 लाख थी एग्जिस्टिंग इनकम पे, और एकदम से नेशनल इनकम बढ़ती है, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो कार्स की डिमांड भी बढ़ेगी, और कार्स की डिमांड को बढ़ी हुई मीट करने के लिए प्रोड्यूसर को अपनी सप्लाई भी क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। और सप्लाई जब बढ़ेगी तो आउटपुट भी क्या होगा? और आउटपुट अगर बढ़ेगा, अगर एक टाइम पर आउटपुट अगर बढ़ेगा, तो उस आउटपुट को ज्यादा बनाने के लिए मेरे को लोग भी क्या लगेंगे? बोलो हाँ या ना? अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि जितने इधर डिमांड बढ़ेगी सप्लाई भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना बढ़ी हुई डिमांड को मीट कैसे करोगे? तो अगर आउटपुट बढ़ेगा तो ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए मेरे को लोग भी क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे, और लोग ज्यादा लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी? इसलिए इनकम भी बढ़ी, इनकम बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, और आउटपुट भी बढ़ने के साथ क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंटेक्स्ट में जेएम कीन्स का कहना था कि एक इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट भी, और आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसलिए यहां पर एक्स एक्सिस, अब जब कर्व बनेंगे तो एक्स एक्सिस पर तीनों चीजें हम एक साथ लेंगे, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इज इट क्लियर? इस थॉट को बोला गया थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आज के बाद पूरी मैक्रो में अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी, कंजम्पशन बढ़ेगा तो आउटपुट भी, और आउटपुट बढ़ाने के लिए मेरे को लोग भी ज्यादा लगेंगे, तो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ कम होते हैं।
इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? अब वो जमाना गया जब हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस लेते थे। अब हमको एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या लेना है? इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। और तीनों को साथ में लेने का लॉजिक क्या है कि तीनों एक साथ बढ़ते हैं और तीनों एक साथ रिवर्स सोच के देखते हैं। सर इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई मतलब यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात चल रही है और नेशनल इनकम की बात चल रही है। नेशनल इनकम कम हो गई, लोग कम खाएंगे। अरे इनकम कम पे इंसान कंजम्पशन कम करता है ना। अगर अभी आप एग्जिस्टिंग इनकम पर मान लो 4 बार फतेह सागर जाते हो बाबू के साथ, मान लो इसी का, देयर इज अ बाबू एंड देयर इज यू, and you and Babu go 4 times at Fateh Sagar at existing income, and if your income decrease, what will you do? 4 बार की जगह 2 बार ही जाएगी। अरे हाँ या ना? जब 2 बार ही जाएगी तो कंजम्पशन कम करेगी, सैंडविच कोल्ड कॉफी कम ठूसेगी, ठूसेंगे, ये सुनो। तो इनकम कम हुई तो कंजम्पशन क्या हो गया? कंजम्पशन कम हो गया तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड कम होगी तो वो जो कॉफी वाला पहले दिन की 1000 कॉफी बेच रहा था, अभी कॉफी क्या होगी उसकी? कम सेल होगी, आउटपुट कम हो गया। और आउटपुट कम हो गया तो वो अपने स्टाफ को क्या बोलेगा? जाओ घर बैठो। यस और नो? कितना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, सोचो। हाँ या ना? इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट भी, और आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी, और इनकम कम होगी तो आउटपुट भी क्या होगा? कम, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा? कम। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलो हाँ या ना? यहां पर अब एक्स एक्सिस पर हमको प्राइस क्वांटिटी नहीं लेना है, वो दिन हवा हुए, 11th पास हो गए अब तुम। अब एक्स एक्सिस पर 3 कॉन्सेप्ट एक साथ चलेंगे, प्लॉट होंगे, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तीनों एक साथ बढ़ेंगे और तीनों एक साथ कम होंगे। बोलो दोनों कहानी समझ में आई क्या? ये रियलिटी है। बोलो क्या आपकी उस प्राइस डिमांड के कॉन्सेप्ट से आज हट के बात करी कि नहीं करी? ये जेएम कीन्स है। ये कौन है? जेएम कीन्स। और इसी थॉट को हम बोलते हैं केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं? केन्जियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बोलो हाँ या ना? लिखवा दूं अब? नहीं लिखो? बोलो क्या क्या पढ़ा आज? इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के क्वेश्चन और थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। देने वाला व्यक्ति कौन है? जेएम कीन्स। क्या कहते हैं कि इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ, और तीनों एक साथ कम होंगे। बोलो भारत माता की